आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पैडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की तैयारी बढ़िया चल रही होगी और उसी तैयारी को और बेहतर करने के लिए आज का ये हमारा एक और प्रैक्टिस सेशन है। आज जैसा कि आपको पता है, मैंने अपने पिछले पार्ट में, जिसे आप पार्ट ए का नाम दे सकते हैं, उसमें हिंदी पेडागोजी को कवर किया था और उसी का ये सेकंड पार्ट है। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इस प्रैक्टिस सेशन के बाद आप पार्ट 1 जरूर देखिएगा, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया ये लग जाए कि हिंदी पेडागोजी में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करा रहे हैं वो सारे आपके PYQ क्वेश्चन हैं। तो हमें एग्जैक्ट जानकारी इस बात की मिलेगी कि एग्जामिनर कॉन्सेप्ट को किस तरीके घुमा के आपके सामने रखता है, ताकि कई बार हम क्या है, कॉन्सेप्ट के पढ़ने के बावजूद कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चनों को देखकर। उस चीज़ को कम करने के लिए हम ये PYQ क्वेश्चन का एनालिसिस प्रैक्टिस सेशन लाए हैं, जिससे हमें बेसिक आइडिया ये लग जाए कि कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते तो बहुत अच्छी तरीके से हैं, बट कॉन्सेप्ट को किस तरीके से घुमा के हमारे सामने इस तरीके से लाया जाता है कि हमें वो क्वेश्चन या उनके ऑप्शंस मजबूर कर देते हैं कंफ्यूज होने के लिए। तो बाद में हम एग्ज़ाम में कंफ्यूज ना हो, उसको कम करने के लिए हमारा प्रैक्टिस सेशन है। तो बढ़ते हैं। अगर आपने पहले ही बता दिया पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको इजीली इस पार्ट के पहले वो पार्ट मिल जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। और अगर आपने देख रखा है, आपका कोई क्वेरी या क्वेश्चन है, तो हमें हमारे ग्रुप में आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं एज अ डाउट। और अगर आप इस प्रैक्टिस सेशंस की PDF फाइल चाहते हैं तो पैडल अप ऑफिशियल चैनल पर वो भी मिल जाएगी। इनका QR कोड आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको नीचे लिंक में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ के थ्रू आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। बात करें अगर सीधे आज के क्वेश्चनों की, तो जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है बहुभाषावाद को समुन्नत किया जा सकता है। मतलब आपको ये बताना है बहुभाषावाद को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, हम अपनी कैसे बहुभाषावाद को उन्नत कर सकते हैं। तो पहले ये बताना है आपको कि बहुभाषावाद होता क्या है। तो बहुभाषावाद के अगर मायने के बारे में हम डिस्कस करें, तो मान के चलिए जैसे आपकी एक कक्षा है और आपकी कक्षा के अध्यापक हैं और आपकी कक्षा में कई सारे बच्चे आते हैं। ये बात हम सभी जानते हैं, ठीक है। उन बच्चों में कई लोगों की जो मातृभाषा है वो अलग अलग होगी। कोई गुजराती बोलता होगा, कोई भोजपुरी में बात करता होगा, कोई बुंदेलखंडी में। तो जब इन सारी भाषाओं का मिक्सचर आप अपनी क्लास में देखेंगे, उसी को आप बहुभाषावाद कहेंगे। तो बहुभाषावाद को उन्नत करने, अब क्यों उन्नत करना है, क्योंकि बहुभाषावाद कहीं ना कहीं आपके लिए एक संसाधन का काम करता है, ठीक है। उन्नत करने के लिए आप क्या कहेंगे, विभिन्न भाषाओं के उदाहरण देंगे बच्चों को, सभी भाषाओं को सम्मान एक समान बराबर रखेंगे, सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करेंगे, या भाषा के अंतरण को रोक देंगे, निषिद्ध कर देंगे। तो देखिए, अगर बहुभाषावाद को आपको बढ़ाना है तो बच्चा, जैसे बच्चे की एक मातृभाषा है और आपने कोई चीज़ बोली और आपके कक्षा में अलग अलग मातृभाषाओं से संबंधित बच्चे हैं, तो उदाहरण आप दे सकते हैं, आपके बच्चों से पूछ सकते हैं, उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करा सकते हैं कि अच्छा मैंने ये सब बोला, आपकी भाषा में से क्या कहेंगे। तो बच्चा उस चीज़ को बताने में इंटरेस्ट फील करेगा, उससे रुचि आएगी। अच्छा, जो सर हैं वो हमारी चीज़ के, मेरी बारे में कोई चीज़ जानना चाहते हैं, तो वो उस अधिगम में बहुत उन्नत किस्म से पार्टिसिपेट करेगा। तो उदाहरण हम बिल्कुल देंगे। सभी भाषाओं को समान इसलिए रखेंगे क्योंकि किसी को ये फील ना हो या कोई ये कहने के लिए मजबूर ना हो जाए कि मेरी भाषा निम्न स्तर की है और तुम्हारी भाषा उच्च स्तर की है। वो भी है। सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा इसलिए दिया जाएगा कि बच्चे अध्यापक से तो सीखते हैं, उससे ज़्यादा कहीं वो अपने पीयर ग्रुप में सीखते हैं। तो वो जब अपनी अपनी मातृभाषा में बात कर रहे होंगे, एक दूसरे को कुछ चीज़ें बता रहे होंगे, तो वो उससे बहुत ज़्यादा बेहतर ढंग से अधिगम कर सकते हैं। लेकिन अगर भाषा के अधिगम या अंतरण को हम निषेध कर दें, तो भाषा का अंतरण होता क्या है, मान लो एक भाषा आपको आती है, उसमें आपने कोई चीज़ सीखी है और उन चीज़ों का आप उपयोग दूसरी भाषा को सीखने के लिए करते हैं, तो इसे भाषा का अंतरण कहते हैं। इसी को अगर आप निषेध कर देंगे तो बाकी ऊपर की 3 चीज़ें हैं वो बहुभाषावाद को उन्नत नहीं कर पाएंगी। तो हमारा जो आंसर होगा वो बनेगा पहला, दूसरा और तीसरा। एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, एक व्यक्ति हुए हैं ब्लूमफील्ड, तो उन्होंने बहुभाषिकता को बताने के लिए एक चीज़ कही। उन्होंने कहा है कि बहुभाषावाद की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कोई बच्चा या कोई व्यक्ति ऐसे समाज में रहता है जहाँ उसकी जो जो भाषा बोली जा रही है उस समाज में, वो उसकी मातृभाषा से अलग हो। जैसे कि हमने अपने पार्ट 1 में एक क्वेश्चन कवर किया था, जिसमें एक बच्चे की थी कि वो, उसकी मातृभाषा है भोजपुरी, वो तमिलनाडु में जाकर रहता है और वहाँ उसे अंग्रेजी भाषा बोलनी पड़ती है। तो जब उसे दूसरे तमिलनाडु में गया है तो उसे जो भाषा बोलनी पड़ रही है वो है अंग्रेजी। तो भोजपुरी के साथ वो अंग्रेजी भी सीखता है, उसमें भी कम्युनिकेट करता है। इसी को आप बहुभाषावाद का नाम देंगे। लेकिन इस चक्कर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे की मातृभाषा ही विलुप्त हो जाए, है ना, या उसका स्थान आपकी जो दूसरी भाषा है वो द्वितीयक भाषा ले ले। तो इस चीज़ को बचाने के लिए उसे ऋणात्मक कहा गया था, अपने जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था।
लेकिन इसमें बहुभाषावाद का आई होप कि आप मतलब समझ गए होंगे। चाहे तो ब्लूमफील्ड का नाम याद रख सकते हैं जिन्होंने इस तरीके की स्टेटमेंट दी थी। अगला क्वेश्चन है एक युक्ति के रूप में बहुभाषावाद से क्या अभिप्राय है। आपको ये बताना है बहुभाषावाद पे हमने इतनी बात कर ली तो उसका अभिप्राय एक्चुअल में है क्या। विद्यालयों में बहुत सी भाषाओं का शिक्षण से है, या मातृभाषाओं के शिक्षण अधिगम से है, या भाषाओं का प्रयोग में लाने से है, या विदेशी भाषाओं के उसको सीखने का अवसर है। तो विदेशी पर्टिकुलर विदेशी भाषाओं की बहुभाषावाद में बात नहीं की गई। हाँ, विदेशी भाषा उसमें शामिल हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है टोटल हम जो बढ़ावा दें वो विदेशी भाषा को ही दें। बहुभाषावाद को जो बढ़ावा है वो शिक्षण मतलब विद्यालयों में उनका शिक्षण नहीं है कि आप प्रॉपर उनका करिकुलम बनाए, उनका सिलेबस बनाए, इस तरीके की कोई बात नहीं है। जो बच्चे सीखेंगे बहुभाषावाद को वो प्रयोग के माध्यम से सीखेंगे। अपने दैनिक जीवन में वो जिन भाषाओं का उपयोग करते हैं उनसे वो आपस में डिस्कशन के माध्यम से सीखेंगे। तो इसमें जो सही आंसर होगा या जिसका बहुभाषावाद को सही अभिप्राय करेगा वो है विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों की भाषाओं के प्रयोग से। अगला क्वेश्चन है कि भारत में विद्यालय जो शिक्षा है उसमें बहुभाषावाद को आप किस तरीके से देखते हैं। क्या वो कहीं ना कहीं आपके शिक्षण अधिगम में एक संसाधन का काम करती है, या फिर जो बहुभाषावाद है उसमें आप कक्षाओं में जब जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं उनमें अधिक से अधिक भाषाओं सिखाने पर आपका जोर होता है, या अंग्रेजी सीखने पर जोर है कि आप अंग्रेजी ही सीखें, वो बच्चे अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में ही पढ़ें, या आप ये है मातृभाषा के बाद बच्चे हिंदी सीखें, हिंदी के बाद इंग्लिश सीखें। इस बात से बहुभाषावाद को अब व्यक्त करते हैं। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि अंग्रेजी को ही बढ़ावा दें, ठीक है ना। ऐसा है कि मातृभाषा के बाद तुरंत हिंदी सीखनी चाहिए, उसके तुरंत बाद इंग्लिश सीखनी चाहिए। इसका कोई फिक्स सीक्वेंस नहीं है ना। जिस भाषा का आपको एक्सपोजर मिलता जाए आप उसको सीखते जाएं, उसी को आप बहुभाषा कह सकते हैं। जैसे आप जरूरी नहीं है हिंदी इंग्लिश को ही बहुभाषावाद में शामिल करें, हो सकता है मराठी सीख लें, गुजराती सीख लें, तो वो भी बहुभाषावाद के अंतर्गत ही आएगा। लेकिन हम बहुभाषावाद को एक संसाधन के रूप में जरूर देखेंगे, है ना। तो इसका आंसर होगा पहला वाला। यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत जल्दी जल्दी आंसर को टिक करें। यहाँ बात यह है कि आप कितने बेहतरीन ढंग से कॉन्सेप्ट को और आंसर को निकालने में सक्षम हो पाते हैं। अगला है कि बहुभाषावाद में मस्तिष्क की क्षमता क्या कहती है। आपका इस पर क्या विचार है। क्या वे अविचेतन रूप से दो भाषाओं के व्यवहार को अपने संज्ञानात्मक योग्यताओं के रूप में प्रयोग में लाना, या इच्छानुसार दो भाषाओं का प्रयोग करना अपने व्यवहार में और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में उनका प्रयोग में लाना, या सुगमता पूर्वक उनको व्यवहार दो भाषाओं को व्यवहार में ला पाना, या सुगमता पूर्वक दो भाषाओं में सामाजिक संदर्भों के आर पार व्यवहार कर पाना। तो यहाँ बात हो रही है मस्तिष्क की क्षमता को लेकर, वो भी बहुभाषावाद में। अब बहुभाषावाद का अगर आप प्रयोग करते हैं तो ऐसा नहीं है कोई आप उसका सिस्टम फॉलो करते हैं या प्रॉपर एक गाइडलाइन फॉलो करते हैं। आप पहली बात उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो भी मस्तिष्क के रूप में, जब आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मस्तिष्क की क्षमता बहुभाषावाद को ग्रहण करने के काबिल हो पाएगी तो सबसे पहले आपकी रुचि होनी चाहिए। मतलब इच्छानुसार आप दो भाषाओं के रूप में व्यवहार करने की आपकी अंदर से मनोवृत्ति होनी चाहिए। फिर आप उन जो बहुभाषावाद में जो भाषाओं को ग्रहण कर रहे हैं, जिनको भाषाओं को सुन रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर आप उनको ग्रहण करेंगे और फिर उन्हें प्रयोग में लाएंगे, ताकि उस चीज़ को आप एज इट इज ले लें। ऐसा नहीं हो उसमें मिलावट कहीं ना कहीं आपको देखने को मिले। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला है कि युक्ति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है। तो इसी क्वेश्चन को शायद अभी हमने डिस्कस किया है, यहाँ अर्थ दे दिया, वहाँ अभिप्राय था, तो मतलब सेम है दोनों का। मैं उम्मीद करूँगा कि इसका आंसर आप एज अ होमवर्क कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि पता चले आप कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस प्रैक्टिस सेशन में और आप कितनी चीज़ों को बारीकी से समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ साथ विद्यालय में आते हैं और विद्यालय में अधिक से अधिक भाषाओं के ज्ञान बच्चों को निम्नलिखित किस चीज़ में सहायता करता है। अन्य भाषाओं और अन्य विषयों को आसानी से सीखने में, राष्ट्र के रीति रिवाज को सीखने में, या फिर अन्य विद्यार्थियों के साथ ना जुड़ने और संवेदनशील होने में। तो यहाँ तो बात होगी नहीं कि अन्य विद्यार्थियों के साथ वो जुड़ ही नहीं रहे, तो बहुभाषावाद को कैसे और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, है ना। अधिक अंक इस पर भी जोर नहीं देना है। तो अब बात आती है पहले और दूसरे में, लेकिन यहाँ कहा गया जो बच्चे हैं वो एक से अधिक भाषा सीख के आ रहे हैं, तो यहाँ कहीं कहीं राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र के रीति रिवाजों, उनके सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात नहीं करी गई है ना। उसकी मेन बात है कि वो अगर बहुत सी भाषा सीख के आ रहे हैं तो और अन्य जो भाषाएं वो सीखेंगे, उनको सीखने में उन्हें क्या मिलेगी, मदद मिलेगी, जिसे आप भाषा का अंतरण कह सकते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था उस बारे में। तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि बहुभाषिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो विद्यार्थी या शिक्षार्थी विद्यालय की में अतिरिक्त भाषा सीखने से पहले कहाँ से शुरुआत करते हैं। मतलब कोई बच्चा अगर आपके विद्यालय में आ रहा है तो बहुभाषा बात को सीखने से पहले वो जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, उसकी मातृभाषा होगी, द्वितीय भाषा होगी, संकेत भाषा होगी, बहुभाषा होगी। तो उसका जो शुरुआती बिंदु होगा किसी भी अन्य भाषा को सीखने से पहले वो उसकी मातृभाषा होगी, ये हम सभी जानते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि वे शैक्षिक प्रक्रिया जिनमें शिक्षार्थी जो है अपनी विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करते हैं और फिर अतिरिक्त भाषाओं को सीखते हैं, आप उसे क्या कहेंगे।
बुनियादी शिक्षा या मानवतावादी शिक्षा, बहुभाषिक शिक्षा या द्विभाषिक शिक्षा। तो यहाँ है कि वो अपनी भाषा या मातृभाषा सीख के आते हैं, फिर अन्य भाषाओं को सीखते हैं। तो जिस टॉपिक का ये आंसर है आपको उसका आंसर देना है एज अ होमवर्क, तो मुझे पता चले कि इस कॉन्सेप्ट को आपने कितने अच्छे से सीखा। ये भी आपका क्वेश्चन एज अ होमवर्क है। अब बताना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अगर बात करें तो उसमें बहुभाषावाद के बारे में क्या बात कही गई है कि विद्यालय में जो अधिगम के लिए बहुभाषिकता है और भाषा की सख्ती आवश्यक है। भाषा की शिक्षा को सहज बनाने के लिए विद्यालय में प्राथमिक चरण में माध्यमिक के रूप में अंग्रेजी भाषा को लेना चाहिए। तो ऐसा नहीं कहा गया है ना, केवल अंग्रेजी को, वो भी प्राथमिक चरण में माध्यमिक रूप से। अगला है कि सभी भाषा अधिगम मातृभाषा में ही होने चाहिए या बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार अनेक भाषा सीखनी चाहिए। तो आप एक सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दे सकते हैं। तो इसमें अगर बात कहेंगे, हो सकता है इसमें जो कंफ्यूज हो बच्चे वो तीसरे ऑप्शन पर होगी, सभी भाषा अधिगम मातृभाषा में सीखनी चाहिए। क्योंकि हमें पता है जो अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो मातृभाषा को बढ़ावा देने पर बहुत ज़्यादा जोर देती है। लेकिन यहाँ बोला गया सभी भाषा अधिगम केवल मातृभाषा में होने चाहिए, ऐसा NEP ने नहीं बोला है। इस हिसाब से आपका ये वाला क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेकिन अगर बात करें कि विद्यालय में अधिगम के लिए बहुभाषिकता और भाषाओं की सख्ती आवश्यक है, ये बात बिल्कुल सही है कि आपको ऐसा नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर भाषा पर जोर देना है। बहुभाषिकता में वो सारी भाषा आ जाती हैं जो बच्चा मातृभाषा के रूप में पहले से ही सीख के आ रहा होता है ना। उसी को आप भाषा की सख्ती के रूप में कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती हैं। बहुभाषिकता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। मतलब आप सभी जानते हैं कि जो भारतीय कक्षाएं वो बहुभाषिक होती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो भारत है उसमें कई सारे आपको विभिन्न विभिन्न कल्चर संस्कृतियाँ देखने को मिलती हैं, जिनके कारण हमारे यहाँ बहुत भाषा की बहुत वैरायटी है। ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए आपके लिए ये मतलब कैसा है, किस चीज़ को आप सर्वाधिक उपयुक्त मानेंगे प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के रूप में। शिक्षक को जो शिक्षार्थी या विद्यार्थी उनकी भाषा को नज़रअंदाज कर देना चाहिए तो बिल्कुल नहीं, ये हमारा कट जाएगा। घर की भाषा या मातृभाषा घर पर बोली जानी चाहिए, ना कि विद्यालय में, ये कट जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें तो बढ़ावा देना है मातृभाषा को, तो हम रोक कैसे लगा सकते हैं। अगर बात करें भारत में एकल भाषी विद्यालय होने चाहिए, तो ये भी बात नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं बहुभाषावाद की, आप एकल विद्यालय की बात कर रहे हैं। जो शिक्षक है वो शिक्षार्थियों विद्यार्थियों की भाषा संप्रेषण है, उनका जो भी मातृभाषा संप्रेषण कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं उनके विचारों को सम्मान दे और उन्हें प्रोत्साहित करने का काम करे, ताकि वो और अपनी विचारों की अभिव्यक्ति और बेहतर ढंग से कर पाएँ। तो ये बात बिल्कुल सही है, आपका चौथा वाला इसका आंसर बनेगा, है ना। इसका आंसर तो वैसे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने निकाल लिया होगा। अगला क्वेश्चन है, संदर्भ में व्याकरण पर किस पर बल दिया जाता है। मतलब आप व्याकरण के संदर्भ में किस बात पर बल दे रहे हैं। नियमों के प्रति समझ बनाना, नियमों को कंठस्थ करना, विषय वस्तु का अनुवाद करना, नियमों को सामान्यीकरण करना। तो अगर बात करें संदर्भ के तौर पर, अगर आप व्याकरण पढ़ाना चाहते हैं तो आप किस चीज़ पर बल दे रहे हैं। आप नियमों को कंठस्थ नहीं करा रहे हैं, किसी चीज़ का अनुवाद नहीं करा रहे हैं, नियमों की भी बात नहीं कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं भाषा के नियमों की बच्चों में कैसे हम समझ डेवलप करें, उसी को आप कहेंगे संदर्भ। कंटेक्चुअलाइज करके चीज़ों को कैसे आप समझा सकते हैं, संदर्भित के माध्यम से किसी संदर्भ को देकर आप कैसे बच्चों के अंदर व्याकरण की समझ को और बेहतर कर सकते हैं, इसका ये माने है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपको कथन और तर्क दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही कौन सा गलत है। कि आपका जो अभिकथन है वो कहता है प्राथमिक स्तर पर भाषा में सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। और तर्क कहता है जो व्याकरण प्राथमिक स्तर की पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग है। तो अगर बात करें यहाँ बोलिएगा प्राथमिक स्तर पर सटीकता बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये बात बिल्कुल अपने आप में गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे होते हैं उन्हें सबसे पहले आपको उनकी सटीकता ना देखकर उनके विचारों की अभिव्यक्ति पर ज़्यादा ध्यान देना है। कि पहले आप ये चाहते हैं ना कि बच्चा आके एकदम फ्लुएंट बोल सके या वो कम से कम अपनी बात रख सके। क्योंकि आप फ्लुएंसी के चक्कर में हो सकता है आप उसको डांट दें, फटकार दें, तो अब वो अभिव्यक्त जो करना चाहता है वो भी आगे चलकर उसका अवरुद्ध हो जाए। तो ऐसा तो आप नहीं चाहेंगे। तो सटीकता पर हम प्राथमिक स्तर पर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन अगर बात करें व्याकरण की, तो व्याकरण बिल्कुल प्राथमिक स्तर पर भाषा का अभिन्न अंग क्यों है? क्योंकि अगर हम प्राथमिक स्तर पर ही व्याकरण की जो गलतियाँ हैं या व्याकरण को बेहतर ढंग से बच्चे को नहीं बताएंगे तो आगे चल के उसकी व्याकरण शैली है वो कैसे समृद्ध होगी। तो इसलिए व्याकरण को प्राथमिक स्तर के पाठचर्या की अभिन्न अंग माना जाता है। लेकिन अगर पहले की बात करें तो पहला हमारा गलत है, इसलिए हमारा ए गलत होगा और आर क्या होगा? सही होगा। अब आपका इस बारे में क्या मतलब एक्सप्लेनेशन है वो आप जरूर देंगे। अगला है कि शब्दावली के प्रयोग के संबंध में अगर बात करें तो व्याकरण शिक्षार्थियों को क्या करने की दृष्टि प्रदान करते हैं। मतलब व्याकरण अगर शब्दावली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो किस चीज़ में काम आती है। शब्दकोशीय बिंदु को अर्थपूर्ण और संप्रेषणात्मक अभिव्यक्ति
के तौर पर जोड़ पाना या सुनी गई बातों को मौखिक रूप से कह पाना, उच्चतर कक्षाओं में औपचारिक लेखन के रूप में, औपचारिक स्थितियों में बेहतर और सटीकता से विश्वास के साथ उन चीज़ों को अभिव्यक्त कर पाना। तो बात करें शब्दावली के प्रयोग के संबंध में व्याकरण किस तरीके से बच्चों को मदद करता है, तो सुनी सुनाई बातों को मौखिक रूप से कह पाना, आप इसमें ये नहीं मानेंगे कि बहुत ज़्यादा आपकी शब्दावली बेहतरीन है, समृद्ध है। ठीक है, उच्चतर कक्षाओं में औपचारिक रूप से लेखन कार्य की कोई बात करी नहीं गई, तो लेखन में आप बहुत ढंग से अच्छी अच्छी चीज़ों को लिखते हो, ये तो आपकी औपचारिक लेखन है और वो भी उच्चतर कक्षाओं में बात है। लेकिन हम मेनली जानना चाहते हैं व्याकरण में शब्दावली का क्या रोल है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा सटीकता और विश्वास का बात करना, इसमें ये भी बात नहीं है। मेन बात जो है वो है शब्दकोशीय बिंदु को आप मतलब जो शब्द आप बता रहे हैं उनको कितना वो अर्थपूर्ण है। कहीं आप ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं कि उनका कोई अर्थ ही नहीं बनता। तो सबसे पहला ज़रूरी है शब्दावली का यूज़ करते समय कि जो भी शब्द आप उपयोग करें उनका अर्थपूर्ण होना बहुत ज़्यादा उपयुक्त होना चाहिए, और साथ ही साथ जो उन शब्दों के माध्यम से आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं उनकी अभिव्यक्ति एकदम सटीक होनी चाहिए, मतलब दूसरे को वो बात समझ में आ जाए। कहीं ऐसा ना हो किसी सिचुएशन में आप ऐसी शब्दावली का उपयोग कर रहे हैं जो उस सिचुएशन के हिसाब से बच्चे या किसी व्यक्ति के समझने योग्य है ही नहीं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्याकरण सीखने में कार्य विधिक ज्ञान को जाना जाता है किस रूप में, आपको ये बताना है। व्याकरण सीखने के समय कार्य विधिक ज्ञान, अब ये कार्य विधिक ज्ञान क्या होता है इसको अभी समझेंगे, उसको किस रूप में आप जानेंगे। ठीक है, क्या भाषा सीखने के लिए अपनी त्रुटियों का विश्लेषण करना है, या व्याकरण के प्रयोग प्रकारों को लागू करने और इन्हें इस्तेमाल करने के तरीके की समझ, व्याकरण के नियमों को सीखना और बाद में पुनरुत्पादन करना, व्याकरण पुस्तक में से व्याकरणिक रूप से किस प्रकार करने की समझ, इस तरीके की समझ को डेवलप करना। अगर बात करें व्याकरण सीखने की कार्य विधि, तो भाषा सीखने के लिए अपनी त्रुटियों का विश्लेषण करना, इसमें भाषा की टोटली बात की है, भाषा में व्याकरण आपकी शामिल होती है, लेकिन अभी हम व्याकरण की पॉइंट ऑफ व्यू से कार्यविधिक ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो इसमें मेनली जो है कि अब आपके व्याकरण के प्रकारों को लागू करना और उन्हें इस्तेमाल करने की आपके अंदर कितनी समझ, उनके तरीकों को इस्तेमाल करने की आपके अंदर कितनी समझ डेवलप हुई। क्योंकि कार्यविधिक की बात करें कि आप कोई भी चीज़ को अगर सीखते हैं, विधि मतलब किसी भी मेथड से कोई चीज़ सीखते हैं उसे अपने कार्य रूप में किस प्रकार उनका अनुपालन करते हैं, तो इसको नाम देंगे आप कार्य विधिक। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, और नियमों का टोटल हमें सीखना है, उनको रटाना हमारा मोटिव नहीं है। पुस्तक के व्याकरणीकरण को रूप उस केवल पुस्तक की ही समझ डेवलप करना हमारा मोटिव नहीं है। हमारा व्याकरण सिखाने का मतलब ये है कि बच्चा संप्रेषण में व्याकरण द्वारा सीखी हुई चीज़ों को किस तरीके से प्रयोग में लाता है। अगर वो प्रयोग में लाता है इसका मतलब है उन चीज़ों की उसके अंदर समझ बेहतर डेवलप हो गई है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्द रचना की प्रक्रिया है। अब हम सभी जानते हैं हम शब्द की रचना करते हैं, तो उसकी प्रक्रिया में आपको ये बताना है कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। शब्द निर्माण, उद्धृत, संयोजन या मिलाना या मिश्रण। तो अगर बात करें शब्द रचना की प्रक्रिया, इसको आप चाहें तो अपनी नोटबुक में इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। ये चारों चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। अब ये चारों चीज़ें होती क्या है उनको ज़रा समझ लेते हैं कि अगर सबसे पहले बात करें आपकी शब्द रचना की, इसको एक बार मैं इरेज कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपकी अगर बात करें, यहाँ आपका आंसर होगा ABCD। शब्द रचना, शब्द रचना क्या होता है, जब आप कहीं ना कहीं नए शब्दों की रचना करते हैं, ऐसे शब्दों को गढ़ते हैं जिनका अभी तक आपके सामने नहीं आए। जैसे मान के चलिए आपने कोई भी एक नया शब्द गढ़ दिया, जैसे अभी जो चीज़ों का हम ज़्यादातर उपयोग करते हैं वो है गूगल। तो पहले गूगल शब्द का कोई अस्तित्व नहीं था। ठीक है, ये कंपनी ने ये शब्द गढ़ दिया है ना, और अब वो इतना फेमस हो गया कि गूगल का नाम सुनते ही हमें समझ में आ जाता है ये किसी सर्च से रिलेटेड होगा। अगर बात करें उद्धृत की, तो उद्धृत में क्या होता है, कहीं ना कहीं ऐसे शब्द जो अपनी भाषा के नहीं अन्य भाषाओं से आपने ले लिए, उधार ले लिए, आप इस तरीके से उसको याद कर सकते हैं। उद्धृत मतलब उधार लेना। तो जैसे आपने उधार क्या लिया है, मान लो गिटार है। ठीक है, गिटार आपका जो शब्द है वो आपने उधार लिया, हमारी मातृभाषा हिंदी का ये शब्द नहीं है, तो इसको हमने उधार लिया। अगर संयोजन की बात करें, तो संयोजन में क्या होता है, जब आप कहीं ना कहीं दो वर्ड को मिला के एक तीसरा वर्ड रच देते हैं, जैसे घंटाघर। ठीक है, जैसे ब्लैक बोर्ड, जैसे टूथ ब्रश, लाइट हाउस, इस तरीके के जो शब्द हैं वो संयोजन के अंतर्गत आएंगे। मिलाना या मिश्रण की बात करें, जब आप दो शब्दों को मिलाकर एक तीसरा मतलब दो शब्दों को मिला देते हैं, उससे तीसरे शब्द का निर्माण हो जाता है। जैसे अगर बात करें मोटल की, तो मोटल में आपने मोटर और होटल दो चीज़ों को मिला दिया तो मोटल बन गया वो। इस तरीके के जब दो शब्दों को मिलाकर आप किसी तीसरे शब्द की रचना करते हैं उसे मिलाना या मिश्रण कहते हैं। तो आई होप ये चारों चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी और आप क्लियर हो गया होगा क्यों ये शब्द रचना की प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि व्याकरण अनुवाद विधि में शामिल कौन सी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो हम इस बारे में इन विधियों के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो तो। व्याकरण अनुवाद विधि के बारे में आपको अगर पता हो तो अभी आपको थोड़ी और जानकारी इस बारे में दी जाएगी। पहले हम ऑप्शनों को देखते हैं कि मातृभाषा द्वारा सीखने को बढ़ावा देना,
व्याकरण को महत्व देना, विद्यार्थियों में संप्रेषण कौशल का संवर्धन करना, या विद्यार्थियों को जो भाषा के धारा प्रवाह का प्रयोग करने की योग्य बनाना। अगर बात करें सबसे पहले अनुवाद विधि की, तो क्या हम किस चीज़ को कहेंगे कि ये अनुवाद विधि के अंतर्गत आता है? तो अनुवाद विधि में आप ये कह सकते हैं कि बहुत अनुवाद विधि में शास्त्रीय या पारंपरिक जो चीज़ें हैं उनको इस विधि में आप शामिल कर सकते हैं। अनुवाद विधि को आप पारंपरिक विधि के तौर पे भी जान सकते हैं। ठीक है, अब अनुवाद विधि में क्या होता है, इसमें कहीं ना कहीं आप इसको ऐसे जान सकते हैं, किसी चीज़ का अनुवाद करना है ना। सीधे तौर पे अगर मैं इसी के नाम से इस चीज़ को अगर मैं व्यक्त करना चाहूँ, लेकिन अगर बात करें अनुवाद विधि की तो इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसे हम निगमनात्मक विधि कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ हमने, एक मिनट इसको इरेज करें, मैं थोड़ा सही लिख दूं, तो इसे क्या कहते हैं, इसे निगमनात्मक विधि कहते हैं, निगमन विधि भी कह सकते हैं, निगमन। अब निगमन विधि का मतलब है नियम पहले पढ़ाएंगे, बाद में उदाहरण की ओर लेके जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ में शामिल होती है। इसके साथ ही इसकी दो और मतलब कुछ और विधियां हैं, अगर आप उनको जानना चाहें तो इसमें एक प्रत्यक्ष विधि भी है। ठीक है, इसी के अंतर्गत आती है, एक व्याकरण विधि हो गई, दूसरी आपकी प्रत्यक्ष विधि हो गई, फिर आपकी सैनिक विधि हो गई, फिर ध्यानात्म विधि हो गई। ठीक है, तो अब बात करें प्रत्यक्ष विधि की, इनको एक जगह नोट अगर आप करना चाहें तो पहली होगी आपकी व्याकरण विधि। ठीक है, व्याकरण विधि को आप निगमनात्मक विधि के तौर पे जानते हैं, जिसमें आप पहले नियम पढ़ाते हैं, बाद में आप उन्हें उदाहरण बच्चों को एक्सपोजर देते हैं। फिर हो गई आपकी प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि, उसके बाद आपकी हो गई सैनिक विधि। ठीक है, उसके बाद आपकी क्या हो गई, एक ध्वन्यात्मक विधि। ये चार विधियां आपको करके जानी है, ये चार विधियां आपकी इंपॉर्टेंट है हिंदी पेडागोजी से संबंधित। तो सबसे पहले व्याकरण विधि की बात करें तो हम समझ गए हैं कि व्याकरण विधि में मेनली आप पहले व्याकरण के नियमों को पढ़ाएंगे, बाद में आप उनके उदाहरण से बच्चों को परिचित कराएंगे। प्रत्यक्ष विधि की बात करें तो प्रत्यक्ष विधि में आप सीधे तौर पर बच्चों के सामने कहीं ना कहीं उन चीज़ों को रख दें और द्वितीय भाषा को आप सीधे तौर पर रख देते हैं, कि मतलब जैसे हमें अगर इंग्लिश पढ़ाना है तो आप सीधे तौर पे इंग्लिश में ही बोलना स्टार्ट कर देंगे, आप हमें हमारी मातृभाषा को कोई रेफरेंस नहीं देंगे, तो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। सैनिक विधि क्या आती है, सैनिक विधि आप वर्ल्ड वार जब विश्व युद्ध द्वितीय या पहले प्रथम हुआ था, तो जो अंग्रेजी सैनिक थे इनकी भर्ती के लिए क्या कर रहा था, उन्हें दूसरी जगह भेजा गया, तो उस समय ये चुनौती आई थी कि कैसे उन्हें दूसरी जगह की भाषा को सिखाया जाए। तो उनके लिए ये चीज़ उपयोग में लाई गई थी कि उन्हें उस पर्टिकुलर दूसरी भाषा से संबंधित टेप रिकॉर्डर की रिकॉर्डिंग सुनाई गई और उन्हें उसका अनुकरण करने के लिए कहा गया। इस कारण इस विधि का नाम पड़ गया आपका सैनिक विधि। अब बात करते हैं कि ध्वन्यात्मक विधि क्या होती है। तो ध्वन्यात्मक विधि का संबंध लगभग आपका सैनिक विधि से ही है। इसमें क्या है, आपको उस पर्टिकुलर भाषा के जो शब्द हैं उनको ध्वनियों के माध्यम से सुनाया जाता है, फिर कहीं ना कहीं उन शब्दों को क्या कराया जाता है, परिचित कराते हैं। तो ये आपकी कह सकते हैं कि सैनिक विधि से मिलते जुलते हैं, लेकिन पूरी तरीके से सैनिक विधि इसके समान नहीं है। तो ये आपकी चार विधियां हो गई। आई होप ये चार विधियां आपको क्लियर हो गई होंगी। आप चाहें तो उनको नोट कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चारों विधियां अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर चाहें तो मैं रिपीट कर दूं। सबसे व्याकरण विधि, जिसे हम कहीं ना कहीं निगमन विधि के अंतर्गत लाते हैं, जिसमें हम पहले नियम पढ़ाते हैं, बाद में आपके उदाहरण बच्चों को परिचित कराते हैं। दूसरा आपका प्रत्यक्ष विधि है, जिसमें हम जो दूसरी भाषा सिखाना चाहते हैं, जैसे मान के चलिए इंग्लिश ही है, तो उसको सीधा प्रत्यक्ष तौर पर हम बच्चों को उससे परिचित करा देंगे, बिना उनकी मातृभाषा को उनको रेफरेंस दिए बिना। ठीक है, बात करते हैं सैनिक विधि की। तो सैनिक विधि में कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि जो विश्व युद्ध में जो सैनिक लोगों को दूसरी जगह भेजा गया था, तो उन्हें दूसरी भाषा की जो चुनौती उत्पन्न हुई उन लोगों के सामने, तो उसको बचाने के लिए, उसको हटाने के लिए उन्हें टेप रिकॉर्डर सीधे तौर पर सुना दिया गया, जिससे क्या हुआ कि उनने सीधा सीधा उन शब्दों का क्या कर लिया, अनुकरण कर लिया, है ना। अब बात करते हैं ध्वन्यात्मक विधि की। तो इसमें आपको कहीं ना कहीं उन सब दूसरी भाषा के शब्दों को ध्वनि के माध्यम से सुनाया जाता है, फिर उन शब्दों को प्रयोग से परिचित कराया जाता है। तो ये चार विधियां। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की कि व्याकरण अनुवाद विधि में इनमें से कौन सा नहीं आता है। मातृभाषा सीखने को बढ़ावा देना, बिल्कुल इसमें आपका ये चीज़ आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि निगमन में भले ही आप नियम पहले सिखा रहे हैं, लेकिन आप उसी भाषा के नियम सिखाएंगे जो कहीं ना कहीं मातृभाषा से संबंधित है। व्याकरण को महत्व देंगे, बिल्कुल नियम तो किसके होंगे, व्याकरण के ही नियम होंगे। विद्यार्थियों के संप्रेषण कौशल को संवर्धन करना, अनुवाद विधि या जो भी विधियां आपने सीखी हैं उसमें संप्रेषण कौशल मतलब उनके बोलने की, वाचन प्रक्रिया के वाचन कौशल को हम बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर रहे हैं। तो यही चीज़ हमारे नहीं के अंतर्गत आएगी, क्योंकि यहाँ पूछा है कौन सा अनुवाद विधि के अंतर्गत नहीं आता है, और जो चौथा वाला होगा वो भी आपके अनुवाद विधि के अंतर्गत आएगा। तो इसका सही आंसर है, इसका थोड़ा मैस हो गया, हाँ, जो आपका सही आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। आई होप इस क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिल गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण विधि के विषय में सही है। अब व्याकरण विधि के व्याकरण शिक्षण के विषय में सही है, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा व्याकरण शिक्षण के बारे में ज़्यादातर बेहतर होगा। शिक्षकों को स्वयं के व्याकरण ज्ञान को सुधारना चाहिए, बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन
शिक्षकों को अपने ही व्याकरण ज्ञान को सुधारना चाहिए या बच्चों के भी, तो इस बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके व्याकरण शिक्षण के जो अंतर्गत आएगा या नहीं आएगा। व्याकरण को अलग से समझना चाहिए, मतलब व्याकरण को आप अलग से समझाएं, ना कि उस पर्टिकुलर विषय वस्तु से कनेक्ट करके। तो ये बात मुझे तो पर्सनली ये बात सही नहीं लग रही कि व्याकरण को आप कहीं ना कहीं विषय वस्तु से मिलाकर पढ़ाएंगे तो बच्चों को समझने में सीखने में आसानी होगी। व्याकरण को जो संदर्भ में पढ़ाना चाहिए, तो हाँ, ये हमारा आंसर बन सकता है, क्योंकि अभी हमने पीछे डिस्कस किया है जो व्याकरण है वो आप कहीं ना कहीं कंटेक्चुअलाइज करके पढ़ाएंगे, बच्चों को संदर्भ का सहारा देकर पढ़ाएंगे, ताकि वो व्याकरण की जो जटिल प्रक्रियाएं हैं, जटिल नियम है, उनको बड़ी ही आसानी से सीख पाए। तो यही हमारा आई होप आंसर बनेगा। अगला ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं कि शिक्षक के द्वारा जीवन के प्रत्येक पहलू में व्याकरण सिखानी चाहिए। तो शिक्षक जो है जीवन के हर पहलू में नहीं सिखा सकता, उसकी एक कुछ बाउंड्री निश्चित है, लेकिन अगर वो संदर्भ से कनेक्ट करके चीज़ों को पढ़ाएगा तो बच्चा अपने आप जीवन के हर संदर्भ में व्याकरण का उपयोग करना सीख जाएगा। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक अंग्रेजी भाषा के शिक्षण विधि के संबंध में निम्नलिखित कथन को आपको बताना है कि ये कुछ कथन दिए गए हैं अंग्रेजी भाषा के शिक्षण विधि से संबंधित। यह पद्धति आपकी सर्वप्रथम जर्मनी में प्रारंभ हुई, या फिर अंग्रेजी भाषा सिखाने के लिए पूरे यूरोप में यह व्यापक रूप से अपनाई गई। शिक्षण की इकाई शब्द है, ना कि वाक्य, मतलब जो शिक्षण की इकाई है वो शब्द है, वाक्य नहीं है। तो ये बात तो लग रही है कि जो आपकी यूनिट होती है वो शब्द वर्ड होती है वाक्य की बजाय, और अगर और माने तो लेटर आ जाता है उसमें। विषय सामग्री मानक प्रारूप में विभाजित की जाती है, ठीक है। यह औपचारिक से क्रियात्मक चरणों में जाती है, ठीक है। पहले आप औपचारिक रूप से सिखाते हैं, फिर उसे कहीं ना कहीं क्रियात्मक रूप में डालते हैं। वाक्य रचना व्याख्या करने की में वाक्य रचना का सर्वोत्तम उपयोग करती है। वाक्य रचना व्याख्या करने में वाक्य रचना का व्याख्या जब आप किसी चीज़ का करेंगे तो उसमें वाक्य रचना का जरूर बेहतर ढंग से आप उपयोग करेंगे। तो इसमें से आपको ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सी इनकी विशेषता को दर्शाती है, किस विधि की ये विशेषताएं, क्या वो दृश्य और श्रव्य की हैं, स्थापन्य की हैं, द्वितीय भाषाएं की हैं, या व्याकरण संबंध अनुवादिक विधि की हैं। तो ये जो अगर बात करें विशेषताएं इस चीज़ की हैं, तो इन विधियों के बारे में पहली बात तो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम दोबारा से डिस्कस करेंगे ताकि आपको और चीज़ बेहतर हो। तो ये जो आपके उदाहरण देखने को मिल रहे हैं, ये विशेषताएं आपकी व्याकरण संबंध अनुवाद विधि की हैं, ठीक है। अब बात करते हैं व्याकरण अनुवाद विधि होती क्या है। भले ही हमने अभी रिसेंटली उस पर बात किया है। तो व्याकरण अनुवाद विधि में क्या होता है कि व्याकरण पढ़ाने की सबसे यह पुरानी विधि मानी जाती है। पहली बात तो आपको ये रखना है, जो व्याकरण अनुवाद या व्याकरण सम्मत अनुवाद विधि ये सबसे पुरानी ओल्डेस्ट विधि है, ठीक है, व्याकरण पढ़ाने की। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि किसी कहानी के माध्यम से पूछा जाए कि व्याकरण पढ़ाने की सबसे पुरानी विधि कौन सी है, तो वो आपकी व्याकरण सम्मत अनुवाद विधि है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इस अगर विधि की बात करें तो व्याकरण अनुवाद विधि में आप कहीं ना कहीं क्या करते हैं, चीज़ों का बहुत गहराई से और व्याकरण के नियमों को ध्यान रखते हुए उन चीज़ों का बच्चों को अध्ययन कराते हैं। इसे अभी हमने समझा था निगमात्मक विधि के रूप में जानते हैं। तो पहले हम गहराई से बच्चों को व्याकरण के नियमों के बारे में परिचित कराएंगे, ठीक है। बाद में कहीं आगे उनको उदाहरण से उन चीज़ों को उनका सरोकार कराएंगे। जैसे हमने कहा कि शिक्षण में इकाई जो है वो शब्द है, ना कि वाक्य, ये नियम हो गया। साथ ही साथ हमने उन्हें पहले औपचारिक रूप से चीज़ों को पढ़ाया, बाद में उन्हें क्रियात्मक रूप से पढ़ाया, ठीक है। वाक्य रचना पहले पढ़ा दी, उसके बाद उनका प्रयोग हमने कहीं ना कहीं व्याख्या रूप में करना सिखाया। तो ये दर्शाता है कि पहले हमने नियमों से उनका परिचय कराया, बाद में जाके हमने क्या किया, उन्हें उदाहरणों से परिचित कराया या उन्हें कहीं ना कहीं संप्रेषण में उनका उपयोग करना सिखा दिया। तो ये जिस चीज़ के अंतर्गत आएगा व्याकरण संबंध अनुवाद पद्धति के अंतर्गत आएगा, ठीक है। दृश्य श्रव्य विधि क्या है, हम देखकर और सुनकर भाषा के ज्ञान को या व्याकरण के ज्ञान को बच्चे के तौर पर सिखाएं। स्थापन मतलब एक भाषा में सीखी हुई व्याकरण के नियमों को हम दूसरी भाषा में उनका उपयोग करें। द्विभाषा पद्धति मतलब दो भाषाओं का कहीं ना कहीं आप उपयोग कर रहे हैं, जिसे हम बहुभाषावाद के तौर पे जोड़ के देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, भाषा शिक्षा के रूप में हमें व्याकरण का डैश ज्ञान होना चाहिए। मतलब भाषा शिक्षक के रूप में हमें किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, अव्यक्त और व्यक्त का, सुस्पष्ट का, अव्यक्त और सुस्पष्ट दोनों का, या विस्तृत का। तो अगर बात करें अब भाषा शिक्षा रूप में हमें व्याकरण की किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, तो देखो इसको सीधा अगर मैं आंसर बताऊं तो आपका अव्यक्त और सुस्पष्ट इसका आंसर होगा, ठीक है। अब क्यों होगा, क्योंकि भाषा शिक्षक के तौर पे जरूरी नहीं है बच्चा आपसे हर एक चीज़ बोले, है ना। कई कई बार ऐसा भी होगा कि आपको उसकी अभिव्यक्ति से चीज़ों को समझना होगा जो कि अव्यक्त है, ठीक है। तो इसलिए आपका भाषा शिक्षण के रूप में जिस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए वो अव्यक्त का होना चाहिए। आप अव्यक्त ज्ञान समझ सकें जो बच्चा बिना बोले अभिव्यक्ति के माध्यम से आपको बताना चाहता है। साथ ही साथ आपको चीज़ों का सुस्पष्ट ज्ञान होना चाहिए, भाषा के नियमों का सुस्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। आपको खुद में उन चीज़ों का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा थर्ड वाला।
अगला है कि व्याकरण शिक्षण हेतु सबसे उपयोगी विधि इनमें से आप किसे मानेंगे? लेक्चर विधि, आगमन विधि, निर्देश विधि या वार्तालाप विधि? तो ये क्वेश्चन आई होप कि ज़्यादा स्टूडेंट गलत करेंगे। व्याकरण शिक्षण की बात है और आप हो सकता है इसका आंसर वार्तालाप दे दें, बट इसका आंसर वार्तालाप नहीं है, इसका आंसर है आगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है, अभी आपने निगमन विधि पढ़ा, पहले नियम पढ़ाएंगे फिर उन्हें उदाहरणों से परिचित कराएंगे। यहाँ है पहले आप बच्चों को एक्सपोजर देंगे उदाहरणों का, फिर जाके उन्हें भाषा के नियमों का ज्ञान कराएंगे। मतलब पहले आप उनके अंदर एक सिचुएशन रख देंगे उसमें जिससे जिससे वो अपने डेली लाइफ को कनेक्ट कर पाएँ, फिर उस डेली लाइफ में जो चीज़ उन्होंने समझी या सीखी उसे नियम से जोड़ देंगे। तो इसमें जो सबसे उपयुक्त विधि होती है वो होती है आगमन विधि। अब बात है निम्नलिखित में से कौन सा मातृभाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है? मातृभाषा शिक्षण की इनमें से कौन सी पद्धति हम लेके नहीं चलते हैं, आपको ये बात बतानी है। तो इसमें जो नहीं होगा, इसमें भी गलती होने के ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोग गलती करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप गलती नहीं करेंगे तो पहले आप अपना आंसर इसमें दे दीजिए, तो इसका क्लियरिफिकेशन हो जाएगा कि आप गलती करते हैं या नहीं। तो इसमें जो नहीं पूछा गया, तो जो नहीं के अंतर्गत आएगा वो है चॉम्स्की विधि। अब चॉम्स्की को हमने पढ़ रखा है कि चॉम्स्की ने भाषा के बारे में बात करी, मातृभाषा के बारे में भी बात करी है, उन्होंने लेड के बारे में बात करी है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में। तो यहाँ फिर क्यों चॉम्स्की पद्धति नहीं आई? क्यों नहीं आई? क्योंकि चॉम्स्की कोई पद्धति नहीं है, चॉम्स्की एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने भाषा के बारे में एक सिद्धांत दिया कि भाषा कैसे सीखी जा सकती है, बच्चा कैसे भाषा को ग्रहण करता है, मातृभाषा कैसे बच्चा सीख के आता है। ठीक है, भाषा शिक्षण की वो कोई मातृभाषा शिक्षण की कोई पद्धति नहीं। लेकिन किंडरगार्टन की बात करें तो खेल के माध्यम से मातृभाषा सिखाने की पद्धति है। मॉन्टेसरी की बात करें तो ये एक लकड़ी के कुछ बॉक्सेस हैं, उन पे अक्षरों का एक कहीं ना कहीं गड़े हुए अक्षरों को आप बना देते हैं, और उनमें बच्चों को पहले ऐसे हाथ फेरने के लिए कहते हैं, फिर उन्हें एक पेंसिल देते हैं, उसी ऊपर पेंसिल चलाएं ताकि वो अक्षरों को अच्छे से गढ़ सकें। डाल्टन पद्धति को कहीं ना कहीं आपने देखा होगा माध्यमिक स्तर पर भाषा सिखाने के लिए इसको प्रयोग में लाया जाता है, और माध्यमिक स्तर पर बालक इसमें स्वयं करके सीखते हैं, इसे डाल्टन पद्धति कह सकते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर होगा चॉम्स्की पद्धति, जो कि पद्धति नहीं है। एक चॉम्स्की एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना भाषा के बारे में, बच्चों की मातृभाषा के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक अध्यापक ने कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को कैप्शन, मतलब आप देखते हैं वीडियो के नीचे कैप्शन का आता है, डबल सी लिख के आता है आपके यूट्यूब पर, के साथ एक फिल्म दिखाई। आपको ये बताना है इस तरह की जो पाठ्य पुस्तक के अध्याय के बारे में वो चर्चा कर रहा है, तो कैप्शन में दिखाई गई जो फिल्म है वो बच्चों को किस तरीके से प्रोत्साहित करेगी। श्रवण युक्तियाँ सक्रिय रूप से देखने, विद्यार्थियों की भाषा को प्रमाणिक सामग्री उपलब्ध कराने में उन्हें प्रोत्साहित करेंगी, या सक्रिय से उन्हें देखना या सुनना सिखाएंगी सक्रियता के साथ, या जो इस प्रकार की फिल्म में है वो बच्चों को प्रोत्साहित करेंगी, या मौखिक संकेतों के द्वारा श्रवण युक्तियाँ या पात्रों के अभिनय की सराहना और समीक्षा को लिखना बताएंगी। तो यहाँ आपको देखना ये है कि हमने उन्हें मूवी दिखाई, तो हमने यहाँ लिखने की युक्तियों की या इस तरह की चीज़ें या अभिनय को दिखाना हमारा मेन मोटिव नहीं है। ठीक है, और उन्होंने हमने जो कैप्शन दिखाया, क्योंकि कैप्शन है स्पेशली मेंशन किया गया, तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं बच्चे उन भाषा की प्रामाणिकता को समझ पाएंगे कि जो बोला जा रहा है, वो जो लिखा जा रहा है वो कितना एक्यूरेट है, कितना प्रमाणित है। उन चीज़ों को सीखेंगे, किस माध्यम में सीखेंगे, श्रवण माध्यम में। वो सक्रिय होना पड़ेगा, अगर सक्रिय नहीं होंगे तो कैप्शन निकल जाएगा। इस हिसाब से हमारा जो आंसर बनेगा वो पहला वाला बनेगा। अगला है कि शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को भाषा के जो तथ्य का ज्ञान जो कराया जाता है वो क्रियात्मक शिक्षा देना किस उपागम का उदाहरण है? आपको इसमें उपागम को बताना है कि किस उपागम की मदद से जो शिक्षक है विद्यार्थियों को भाषाई तत्वों का ज्ञान करा सकता है और उनके उपयोग को क्रियात्मक रूप से क्रियात्मक शिक्षा के तौर पर दे सकता है। तो अगर आपने इनके बारे में पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम एक बार, हमारी आदत है चीज़ों को डिस्कस करने की, तो हम इनके उपागमों को डिस्कस करेंगे कि किस उपागम किससे संबंधित है। तो सबसे पहले जानते हैं कि रचना शिक्षण उपागम किस चीज़ से संबंधित है। तो जो रचना शिक्षण उपागम है इसको हम दो तौर पे मोटा मोटा बांटते हैं। एक तो आपका मौखिक है, मौखिक रचना उपागम, और एक आपका है लिखित। क्योंकि रचना है तो किसी चीज़ की हम रचना करेंगे, या तो हम बोल के रचना करेंगे या लिख के करेंगे, है ना। तो यहाँ तो रचना उपागम की कोई ऐसी बात नहीं है कि हम मौखिक द्वारा या लिखित द्वारा उन चीज़ों की वर्तनी में या रचना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा नहीं। पाठ संसर्ग उपागम क्या होता है, इस बात को समझ लेते हैं। पाठ संसर्ग उपागम की अगर बात करें तो मेनली क्या है, आप कोई पाठ पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और उसी पाठ में आए कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बेस पर आप बच्चों को चीज़ों का प्रयोग करना सिखा रहे हैं, तो उसको जिस अंतर्गत रखेंगे पाठ संसर्ग उपागम में रखेंगे। यही हमारा आंसर क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ बोला है कि शिक्षार्थियों को आप पढ़ा रहे हो, जो भाषाई तथ्य हैं आपने कहीं ना कहीं उनका प्रयोग क्रियात्मक शिक्षा के तौर पे दिया। मतलब आप जो पढ़ा रहे हैं उसी से चीज़ें निकाल के उठा ली और उसी को क्रियात्मक रूप में बच्चे को उसका ज्ञान करा दिया। ठीक है, संश्लेषण विधि में क्या होता है, चीज़ों को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, फिर उन्हें एकत्रित कर लेते हैं,
फिर उनका विश्लेषण इस तरीके से, निगमन में पहले नियम कराते हैं, नी फॉर नियम, और फिर आप उनको उदाहरण से परिचित कराते हैं। तो ये आपके इनके बारे में डिस्कशन थे जो ऑप्शन आपके दिए हैं। अगला है कि सुधा अपनी कक्षा में पाठ सामग्री में आई व्याकरण और शब्द संपदा की व्याख्या करने के लिए विद्यार्थियों के घर की भाषा या मुख्य भाषा का प्रयोग करती है, बाद में वह उन्हें उनका अनुवाद करने में मदद करती है। आपको ये बताना है सुधा अपने विद्यार्थियों को अंग्रेजी सीखने के लिए किस विधि का उपयोग कर रही है। तो अगर क्वेश्चन से कुछ पॉइंट्स उठाए जाएंगे क्योंकि वही हमें आंसर तक लेके जाएंगे, तो सुधा ने बच्चों से कहा कि जो भी वो पढ़ा रही है वो पहले जो भाषा वो घर से सीख के आए उसी का उसने अनुवाद करा दिया क्लास में आके, ठीक है, जिससे उन्हें अंग्रेजी सीखने में क्या मदद मिली। तो आपको ये बताना है ये किस तरीके से, तो इसमें सीधा मैंने कहा था आपको अनुवाद आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये आपका किसके अंतर्गत आए, व्याकरण अनुवाद विधि के अंतर्गत आएगा। प्रत्यक्ष विधि मैंने आपको बता दी। संरचना विधि में आप चीज़ों की संरचना करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, है ना, तो ये जो चीज़ आएगी वो आपकी संरचना विधि में आएगी। और संरचना विधि में क्या करेंगे, मेनली आप जो समझ लो जैसे आपका वाक्य हो गया या संज्ञा कह सकते हैं, नाम वाले शब्द हैं, बाकी की रचना, भाषा की रचना बच्चा किस प्रकार करेगा वो संरचनात्मक विधि में आएगी। संप्रेषण विधि में क्या आएगा, आपकी कम्युनिकेशन मेथड आ जाएगा, किस प्रकार से अपनी बात को रखते हैं, बोलते हैं या दूसरों की बात को सुनते हैं। अब संप्रेषण में आपका लिखित भी आएगा और मौखिक भी आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। व्याकरण अनुवाद विधि आपको समझ में आ गई ऊपर के उदाहरण द्वारा। प्रत्यक्ष विधि में आप सीधा भाषा को रख देंगे बजाय कि उसको दूसरी अपनी या उसकी मातृभाषा का रेफरेंस दिए बिना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गुरजीत अपने विद्यार्थियों को सामाजिक कौशल और सामाजिक भाषा सिखाना चाहती है। अब आपको ये बताना है वो इनमें से किस युक्ति का सर्वोत्तम उपयोग करेगी, ड्रामा, खेल, रोल प्ले या बाल विवाद। तो अगर बात करें कि किस चीज़ को सिखाना चाहती है उसी से हम डिसाइड करेंगे कौन सा विधि उपयुक्त होगी, सामाजिक कौशल और सामाजिक भाषा। तो सामाजिक जब चीज़ आप कोई सिखाना चाहते हैं तो रोल प्ले उसका सबसे उत्तम तरीका होता है, ठीक है। हो सकता है आप ड्रामा लगा के आए तो ड्रामा भी इसका नहीं होगा, क्योंकि रोल प्ले में जब बच्चा खुद में रोल करेगा तो उसे अभिव्यक्ति चीज़ों को करने का मौका मिलेगा, जो सामाजिक पृष्ठभूमि है, जो सामाजिक कहीं ना कहीं मुद्दे हैं उनको व्यक्त करने का अपनी भाषा में उसे मौका मिलेगा, वो रोल प्ले बेहतर तरीके से करेगा, है ना। तो इसका आंसर क्या बनेगा, रोल प्ले बनेगा। तो ये थे आज के प्रैक्टिस सेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, आपने एंजॉय करा होगा, आपकी समझ हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड थोड़ी और डेवलप हुई होगी। तो आज ही हमारा पार्ट 2 खत्म हो गया। तो हिंदी पेडागोजी के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपके डिस्कस हो चुके हैं। अगला जो प्रैक्टिस सेशन होगा उसमें या तो हम इंग्लिश पेडागोजी को डिस्कस करेंगे या फिर हम देखेंगे कि मैथ पेडागोजी अगर आप पढ़ना चाहते हैं मुझसे तो आप बता दीजिए कि अगले जो सेशन है उसमें हम इंग्लिश पेडागोजी को डिस्कस करूँ या फिर आपकी मैथ पेडागोजी को। तो जो आपका मतलब आपकी तरफ से फीडबैक मिलेगा उस टॉपिक को हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी आप हमें बताइए अपने कमेंट बॉक्स के थ्रू अपने विचार हम तक रखिए और अपनी तैयारी को इसी तरह बरकरार रखिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।